आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल न्यू एरा कॉमर्स क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हो कि मैं CS फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव के रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूं। आज इस सीरीज़ में जो है फाइनेंशियल एंड जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है CS एग्जीक्यूटिव के सेकंड ग्रुप का, उसका एक चैप्टर जो है लेसन नंबर 14 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। आज इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा जो है ICSI के स्टडी मटेरियल पे ही फोकस करता हूं, ICSI के स्टडी मटेरियल से ही लेक्चर को डिस्कस करता हूं। तो मेरी सभी विद्यार्थी जो भी ऑनलाइन हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो स्टडी मटेरियल है FM का उसको आप ओपन कर लें और लेसन नंबर 14 जो है आप उसमें ओपन कर लें। आपने CS फाउंडेशन में मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा जो है हम 12th में या BBA BCom में भी जो है बिजनेस मैनेजमेंट हम पढ़ के आए हैं। तो हमें बहुत अच्छे से ये मालूम होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न एक साइंस है। ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, पर उसका बिजनेस में जो मेन रोल रहता है वो जनरली ये रहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग तरह के जो है वहाँ पर माइंडसेट के अलग अलग माइंडसेट के काफ़ी सारे लोग एक ही जगह पर काम करते हैं। और बिजनेस का एक कॉमन पर्पस होता है जो होता है प्रॉफिट। डैट मीन्स कि जो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट, और उसके बाद में होता है सर्वाइवल। तो प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ ये बिजनेस के जो है मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है POSD CORB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के ही दो पार्ट है, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो उसमें जो है अलग अलग फंक्शंस में जो है स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर स्ट्रेटेजी का अगर हम लिटरल मीनिंग करें तो रणनीति, बट स्ट्रेटेजी वर्ड कब यूज़ होता है कि जब कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, जब हम प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं या तो हमें सेल्स बढ़ानी है, उस टाइम पे जो है हम स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। स्ट्रेटेजी जो है उस जनरली प्लानिंग से कंसर्न एक एस्पेक्ट है, बट इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजी जो है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो बॉटम और मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट है वो करता है। तो ये बिल्कुल हम ये मान सकते हैं कि ये प्लानिंग का ही एक पार्ट है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ जो आपको सेकंड जो पार्ट दिया गया है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है इसको हम समझने के लिए एक केस लो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सपोज एक कंपनी है जो कार की बैटरीज बनाती है, और वो कार की बैटरीज बनाती है, उसकी सेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। तो अब जब उन लोगों ने सेल्स जो डाउन हो गई है उसके कारण के जब वो उसके रीजंस में गए तब उनको मालूम पड़ा कि सेल्स डाउन होने के रीज़न जो है वो बैटरी की क्वालिटी थी, बैटरी की हाई प्राइसिंग थी, कंपटीटर्स के रेट कम थे, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, और जो है बैटरी की जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली हमारे जो कंपटीटर्स थे उससे इस बैटरी की लाइफ जो है वो बहुत कम थी। तो जब हमने रिसर्च किया, जब हमने स्टडी करी, जब हम प्रॉब्लम के रूट में गए तो हमें मालूम पड़ा। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो है बैटरी की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम अलग अलग जो है स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे। हम उसकी प्राइसिंग कम करेंगे, उसको क्वालिटी में इम्प्रूव करेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग बढ़ाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ एक तरीके से स्ट्रेटेजी। तो हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यही पढ़ना है। एक्चुअली CS में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रोल क्या है वो सेकेंडरी मैटर है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि एज ए CS को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कितना लेना देना होता है। पर हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि CS जो है वो की मैनेजरल पर्सोनल में इन्वॉल्व है, तो उस वजह से जो है बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट का नॉलेज जो है कंपनी सेक्रेटरी को होना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। लेसन नंबर 14 जो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 490 पे जो है यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब प्लानिंग होती है तो प्लानिंग जो है जनरली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, और बाकी जो उसके द्वारा जो पॉलिसी या तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी डिसाइड किए गए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो मिडल एंड बॉटम मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है
वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट, और एक कंपनी में टॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स। देखो जनरली जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोमोटर्स बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, बट अगर प्रोमोटर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो उस केस में जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, तो वो शेयर होल्डर भी है, स्टेक होल्डर भी है, जो है और प्रमोटर भी है। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा मैनेजमेंट को प्रिवेल करेगा। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक यहाँ पर जो है वो है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या, जैसा कि आप जानते हो कि एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो है एम्प्लॉइज़, उसके बाद में जो कंपनी की जो पॉलिसी है, जो उसके नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी के जो रोल है, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है बाकी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, उसके बाद में जो है सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। तो सिचुएशन एनालिसिस में जो है हमें यहाँ पर एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है। कंप्लीट सिचुएशन एनालिसिस फोकसेस ऑन 4 एरिया। तो 4 एरिया के ऊपर जो है फोकस किया जाता है मेनली। सबसे पहले प्रॉब्लम कितना सीवियर है और इसके कॉजेज क्या है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बैटरी की सेल अगर कम हो गई है तो उसके प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। क्वालिटी में प्रॉब्लम था, प्राइसिंग में प्रॉब्लम था, बैटरी की लाइफ में प्रॉब्लम था, सभी जगह पर प्रॉब्लम था। सेकंड है द पीपल, दैट मीन्स सब्सटेंशियल पोटेंशियल स्टेक होल्डर। तो पोटेंशियल स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ, स्टेक होल्डर हम किसको बोल सकते हैं, जिसका बिजनेस से किसी भी तरीके से कोई भी कंसर्न है तो वो स्टेक होल्डर है। कस्टमर हमारे अगर शेयर होल्डर नहीं है तो भी वो स्टेक होल्डर है। क्रेडिटर्स जिनसे हमने पैसा उधार लिए है वो अगर हमारे शेयर होल्डर नहीं है तो वो भी जो है स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट ना हमारे पास से गुड्स परचेज करती है, ना तो जो है वो हमारे शेयर होल्डर है, इवन तो वो स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका कंप्लायंस जब हम करते हैं तो सेबी हुआ, आरबीआई हुआ, ये सब भी जो है स्टेक होल्डर की कैटेगरी पे ही आते हैं। इसके बाद में जो है ब्रॉड कंटेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम प्रिवेल्स। जो इम्पोर्टेंट मेन प्रॉब्लम कहाँ है, की एरिया कहाँ है, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ लेने से रोक रही है। उसके बाद में है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में जो है फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बिहेवियर जो है एम्प्लॉइज़ का भी बिहेवियर हो सकता है, कंज्यूमर्स का भी बिहेवियर हो सकता है, या तो जो बिजनेस ऑनर्स जो है उनका भी बिहेवियर हो सकता है। इन सिचुएशन एनालिसिस ऑल्सो स्टडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड स्वॉट एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है हम स्वॉट एनालिसिस, अगर आपने CS फाउंडेशन पढ़ा है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो जब हम उसके अंदर भी एक्चुअली हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही स्टडी करते थे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल फैक्टर्स है बिजनेस के, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन एनालिसिस में हम स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे। नीड ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस की कहाँ पर ज़रूरत है, तो सिचुएशनल एनालिसिस हमें इसलिए करना पड़ता है कि इसके बगैर हम स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सिचुएशन को एनालिसिस नहीं करोगे तो आप स्ट्रैटेजी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या जरूरी है सिचुएशन एनालिसिस के लिए, रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, चैलेंजेस एंड बैरियर्स रिगार्डिंग ए फॉर्मुलेटिंग ए बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को लागू करने के लिए जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी का एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, क्या चैलेंजेस है और बैरियर्स, अवरोध कहाँ पर है, ये उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सुटेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस किस किस सर्कमस्टेंसेस में काम कर सकता है, किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन एनालिसिस कहाँ पर सुटेबल है, तो जहाँ पर आप टीम वर्क कर सकते हो ऐसी हर जगह पर सिचुएशन एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है। तो कहने का मतलब था कि सिचुएशन एनालिसिस कैसे होगा, एक टीम के द्वारा होगा। It may be done by the conducting in-depth interviews, focus group discussions, community dialogues, small group meetings, task for engagements और participatory stakeholder workshop। तो यहाँ पर जो है हम किस किस तरीके से जो है सिचुएशन एनालिसिस कर सकते हैं। मीटिंग ले सकते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू हम किसका लेंगे, यहाँ पर कस्टमर का इंटरव्यू लेंगे, हमारे क्रेडिटर्स वगैरह जो है, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों का हम यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे। ग्रुप डिस्कशन करेंगे आपस में ही। कम्युनिटी डायलॉग्स, दैट मीन्स जो है हम यहाँ पर सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान में लेंगे। टीम और
जो यहाँ पर टीम मेंबर्स जो है वो स्टेक होल्डर्स में से ही लोगों को उस टीम में सिलेक्ट करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्चुअली स्टेक होल्डर को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो हम हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम सोच सकते हैं कि दैट मीन्स अगर कंपनी की सॉल्वेंसी अच्छी है पर हम फिर भी अगर क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं और अगर क्रेडिटर भी हमारी उस टीम में है तो हम यहाँ पर फोकस कर पाएंगे कि क्रेडिटर हमें रॉ मटेरियल जो है कितने क्रेडिट पीरियड से अलाउ कर रहा है, उसको कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसका जो पेमेंट का इश्यू है उसको हम किस तरीके से ओवरकम करेंगे। टाइमिंग ऑफ कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। तो टाइमिंग क्या होना चाहिए? एट द बिगिनिंग ऑफ द एनी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बट बिफोर डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजी। किसी भी तरीके से स्ट्रेटेजी डेवलप करने से पहले जो है आपको सिचुएशनल एनालिसिस कर लेना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट सिचुएशन। तो प्रोडक्ट सिचुएशन में हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? जहाँ पर प्रोडक्ट की बात आएगी वहाँ पर कंज्यूमर की भी बात आएगी। एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर चॉइस एंड प्रोडक्ट रेंज। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर को क्या चाहिए और हमारे पास क्या है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट रेंज, ठीक है, जिसको हम श्रृंखला बोलते हैं। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर फोकस करना है। सेकंड जो सिचुएशन है वो है कम्पिटिटिव सिचुएशन। तो कम्पिटिटिव सिचुएशन में हम क्राइटेरिया कंपटीशन जो है उसको ध्यान में लेंगे कि कंपटीशन का क्या क्राइटेरिया है और हमारे कंपटीटर्स के कस्टमर कौन कौन से हैं। देखो कंपटीटर्स के कस्टमर कौन कौन से हैं, इसका कहने का मतलब क्या है? जो कस्टमर हमारा होना चाहिए था वो कंपटीटर्स के पास क्यों गया, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक नेटवर्क कैसा है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स वी नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को हम यहाँ पर ध्यान में लेंगे। अपॉर्चुनिटी एंड इश्यू एनालिसिस, जो नेक्स्ट जहाँ पर हमें ध्यान देना है वो है अपॉर्चुनिटी एंड इश्यू एनालिसिस। इसके लिए जो है हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। तो स्वॉट एनालिसिस में भी आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैं आपको समझा चुका था कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ब्रिंग आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस। इज करंटली एडोप्टेड सिचुएशनल एनालिसिस सिंपल। हमें यहाँ पर यह देखना है कि क्या हमारी जो अभी जो सिचुएशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो सिंपल और प्रैक्टिकल है। इज इट इजी एंड क्लियर फॉर इवन एन आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड। क्या हमारे सिचुएशनल एनालिसिस को जो है हमारे आउटसाइडर जो स्टेक होल्डर है वो भी अच्छे से समझ पा रहे हैं। इज इट फोकस्ड ऑन की फैक्टर्स दैट आर इम्पैक्टिंग माई बिजनेस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमारे बिजनेस के ऊपर जो है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। डज इट क्लियरली आइडेंटिफाई द फ्यूचर गोल्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फ्यूचर गोल्स को जो है हम यहाँ पर पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस और टॉज एनालिसिस। एक्चुअली स्वॉट और टॉज बुक में लिखा है, आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा TOWS। तो एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ लेटर्स को जंबल कर दिया है, बट इवन तो उसके बीच में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। स्वॉट एनालिसिस और टॉज एनालिसिस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम देखेंगे कि उसके बीच में क्या डिफरेंस है। स्वॉट में बी एक्सपांडेड एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। The origin of the SWOT analysis is supposed to be rooted in the concept of the Bosch field analysis pronounced by K. Levin in 1950s। 1950 में जो है K. Levin के द्वारा SWOT एनालिसिस को सबसे पहली बार लागू किया गया था, जिसको उन्होंने बोला था Bosch field analysis। बट एक्चुअली उस टाइम पे वो काफ़ी डिफिकल्ट लगा था और आज भी उसको कॉम्प्लेक्स ही माना जाता है। इसके बाद में जो है टॉज। तो जब टॉज जो है वो स्वॉट जैसा ही है, क्योंकि फुल फॉर्म तो वही है, सिर्फ लेटर ही जंबल कर दिया, पर एक्चुअली पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें माइकल वैटकिंस की डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पर देखें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है फॉरेन में, उसके बिजनेस रिव्यू जो है काफ़ी फेमस है और बहुत सारे बिजनेस स्कूल जो है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को यूज़ करते हैं। अपने इंडिया की भी कुछ ऑथर ऐसे हैं जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में जो है रेगुलरली अपने आर्टिकल देते हैं। Harvard Business Review says that the focusing on threat and opportunities first helps lead to productive discussions। जब हम threat और opportunity की बात करेंगे तो हमें जो है मालूम पड़ेगा कि क्या productive हम कर सकते हैं। About what is going on in the external environment, external environment में क्या चल रहा है, rather than getting bogged down in abstract discussion about what a company is good at or bad at। टॉज जो है उसका, टॉज एनालिसिस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम कहाँ पर अच्छे हैं और कहाँ पर बुरे हैं, सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस नहीं करना है। इंटरनल फैक्टर्स कौन से अच्छे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट क्या है हमारे लिए, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ये हम जो है हम टॉज में देखेंगे। One would use a SWOT at the beginning in the planning process।
जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, प्लानिंग की शुरुआत में आपको जो है स्वॉट यूज़ करना चाहिए और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे लेटर स्टेज पे जो है आपको टॉज यूज़ करना चाहिए। हु कैन यूज स्वॉट एंड टॉज? स्वॉट और टॉज एनालिसिस को कौन यूज़ करेगा? जनरली जो है एम्प्लॉयज़ और एट एन ऑपरेशनल लेवल, जो बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो है स्वॉट और टॉज को यूज़ करना चाहिए। देखो, हमेशा जो टॉप मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसकी एक पॉलिसी रहती है कि क्योंकि वो बिजनेस से डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, उनका कस्टमर के साथ डे टू डे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सप्लायर के साथ डे टू डे इंटरेक्शन नहीं होता है, उनका काम होता है सिर्फ रिपोर्ट लेना। और जब वो सिर्फ रिपोर्ट लेते हैं तो उसके लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है मिडिल लेवल और बॉटम लेवल के मैनेजमेंट के ऊपर। इसलिए जब स्वॉट और टॉज एनालिसिस करेंगे तो हमें सबसे पहले जो है हमारे एम्प्लॉयज़ जो है मिडिल और बॉटम लेवल के, उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। The TOS metric also helps in brainstorming to bring out great ideas to generating effective strategies and tactics. कहने का मतलब क्या है कि जो टॉज मैट्रिक्स जो है उसको उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड यूज़ किया है। दैट मीन्स उसको भी लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो, ऑन पेपर कुछ भी करना एक हम ये बोल सकते हैं कि इट्स ए चाइल्ड्स प्ले। ऑन पेपर आप कुछ भी प्लानिंग करते हो वो मैटर नहीं करता है, पर जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में लेकर जब आप प्लानिंग करते हो तो उसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो किसी भी चीज़ को आप एज्यूम करते हो और जो एक्चुअल कंडीशन जो होती है उसके अंदर वास्ट डिफरेंस है। आप जब किसी भी चीज़ को एज्यूम करते हो तो आप पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर एज्यूम करोगे, पर जब आपको एक्चुअल फिगर चाहिए तो उसके लिए जो है आपके एम्प्लॉइज़ को फील्ड में जाना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी और उसमें भी जो है वेरिएशन आएगा। इसलिए जो है स्वॉट एंड टॉज एनालिसिस जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है। 4 तरह की टॉज स्ट्रेटेजी अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो सबसे पहली है वो है एसओ। एसओ का मतलब होता है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी। सेकंड जो है वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, डेट मीन्स उसको हम बोलेंगे डब्ल्यूओ। थर्ड जो है वो स्ट्रेंथ और थ्रेट, जिसको बोलेंगे एसटी। और चौथी जो है वीकनेस और थ्रेट, जिसको हम बोलेंगे डब्ल्यूटी। तो एसओ के अंदर जो है हम अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ में हम ये देखेंगे कि हम हमारी वीकनेसेस को दूर कर पाए और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। स्ट्रेंथ और थ्रेट, तो यहाँ पर जो है हमारी स्ट्रेंथ क्या है? एक्सप्लॉइटिंग स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ। थ्रेट को कम करने के लिए जो है हम हमारी स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे। वीकनेस थ्रेट, द वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटेजीज वन इज अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज एनी वीकनेसेस टू अवॉइड एनी पॉसिबल थ्रेट। अब 4 तरह की स्ट्रेटेजी है। अभी जो हमने यहाँ पर देखा था ये स्वॉट की थी, और स्वॉट और टॉज में जनरली एक ही है यहाँ, क्योंकि 4 टॉज स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले उन्होंने स्वॉट एनालिसिस भी लिखा और टॉज मैट्रिक्स भी लिखा है। तो आप स्वॉट और टॉज बोलो तो जनरली एक ही बात है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो स्ट्रेटेजी इन टॉज जो है वो सबसे पहले है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को हम बोलेंगे मैक्सी मैक्सी। इसके अंदर जो है हम स्ट्रेटेजीज दैट यूज स्ट्रेंथ टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि हमने देखा था। तो मैक्सी मैक्सी के अंदर जो है हम स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस देंगे। सेकंड जो है कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी, उसको हम बोलेंगे मैक्सी मिनी। तो यहाँ पर जो है हम अपनी स्ट्रेंथ को इसलिए यूज़ करेंगे ताकि थ्रेट को मिनिमाइज कर सकें। थर्ड जो है मिनी मैक्सी, उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो है जो वीकनेस को मिनिमाइज करे और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करे, उसको हम बोलेंगे मिनी मैक्सी। और चौथा है डब्ल्यूटी, जिसको हम बोलेंगे मिनी मिनी। तो यहाँ पर मिनी मिनी का मतलब ये होता है कि हमें वीकनेस और थ्रेट दोनों को कम करना है। अब हम चारों स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी जो है मैक्सी मैक्सी, तो जो मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजीज जो है इट इज़ अ स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट। तो स्ट्रॉन्ग एक्सपांसन, यहाँ पर जो है हम बिजनेस को काफ़ी बढ़ाने की बात करेंगे, टर्नओवर बढ़ाने की बात करेंगे, नई ब्रांचेस ओपन करने की बात करेंगे, एंड डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट, और नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे। द एग्रेसिव स्ट्रेटेजी एम्ब्रेसेस एक्शन सच एज, क्या क्या होगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर? कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ पर हमें जो है अवसर मिल सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग पोजीशन ऑन द मार्केट, टेकिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम प्रोफाइल, दूसरी कंपनी को हम टेक ओवर करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारे कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड जो है कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी, जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमिनी। तो यहाँ पर जो है थ्रेट इज मिनिमाइज्ड विथ स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके जो है थ्रेट को मिनिमाइज करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट,
मार्केट सिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम मार्केट को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देते हैं, फिर वो कंज्यूमर वाइज डिवाइड कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल हम डिवाइड कर सकते हैं, या किसी और तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, improvement of competitive products, development of new products, searching for new markets. It is a strategy where success of an organization is mainly sought in its strong sides and reduction of threat. तो यहाँ पर थ्रेट को कम करके जो है हमें बिजनेस में सक्सेस होना है। इसके बाद में जो है कम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी मिनी मैक्सी। तो मिनी मैक्सी के अंदर जो है हम वीकनेस को कम करेंगे, एलिमिनेटिंग वीक साइड्स एंड मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस देंगे। और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पर, एक्सपांसन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा पैसा हम जो है कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट ऑफ ए लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी जो है डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाना है। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ कम्पिटेटिव एडवांटेज। वैसे भी इकोनॉमिक्स का एक रूल है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्क में प्रोडक्शन होगा तो आपकी जो कॉस्ट जो है वो कम होगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी कम होगी, और आपको जो है जिसको स्केल ऑफ इकोनॉमीज कहते हैं उसका भी बेनिफिट होगा। स्केल ऑफ इकोनॉमीज का मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे उतना जो है आपको रॉ मटेरियल और जो डायरेक्ट लेबर जो है वो भी आपको जो है पर यूनिट जो है उसकी कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। इसके बाद में जो है डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को हम बोलेंगे मिनी। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी का यूज़ हम अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में करेंगे टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो यहाँ पर जो है ग्रेजुअल विड्रॉल, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिव एबिलिटी, सीजिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। देखो अब यहाँ पर हम कुछ नया नहीं करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। अगर डिमांड जितनी रहेगी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, एक्सेस प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब था कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसको इफेक्टिवली मेंटेन करेंगे। इट इज़ अ स्ट्रेटेजी दैट प्रोवाइड्स सर्वाइवल थ्रू काउंटर एक्टिंग वीक साइड्स एंड थ्रेट्स। तो अब है केस स्टडी स्टॉ मैट्रिक्स के ऊपर जो है एप्पल का केस स्टडी उन्होंने दिया है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई हुई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या स्ट्रेंथ है एप्पल इनकॉर्पोरेशन की। मार्केट लीडर इन द एरा ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एप्पल जो है अपने आप में मार्केट लीडर है। हाई स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी है, बैलेंस शीट काफ़ी साउंड है। इनोवेटिव एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन, हाई प्रॉफिट मार्जिन जो है उनका हाई है। लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस, ठीक है, ऐसे कस्टमर है जो सिर्फ उनकी ही ब्रांड को लॉयल है, दैट मीन्स वफादार है। ठीक है, जो व्यक्ति जो आईफोन यूज़ करेगा वो हमेशा आईफोन ही यूज़ करेगा, उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों को एक्सेप्ट करके एप्पल का प्रोडक्ट ही परचेज करेगा। इसको हम बोलेंगे ब्रांड लॉयल्टी। वीकनेस क्या है, प्रोडक्ट नॉट प्राइस्ड कम्पिटिटिवली, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है। अगर हाई प्राइस है तो वो कम्पिटिटिव प्राइस नहीं है। थिन प्रोडक्ट रेंज इन कंपैरिजन टू द कंपिटिटर्स, आप सोच लो, क्योंकि हम एप्पल इनकॉर्पोरेशन आज के टाइम पे जो है सिर्फ और सिर्फ हम फ़ोन से ही जानते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनके जो लैपटॉप्स वगैरह आते हैं वो जैसे आपको विंडोज़ में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें अलग अलग आपको प्रोसेसर मिल जाएंगे, रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, पर एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं उसमें आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है उनकी प्रोडक्ट रेंज जो है वो बहुत ही कम है। जैसा कि आपको आईफोन में भी मालूम है कि आईफोन भी जो है ईयर बाई ईयर जो है प्रोडक्ट रेंज अपना एक्सटेंड तो करता है, पर जैसे ही उसका कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जो है उसके ओल्ड प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होने लगती है। प्रोडक्ट इनकम्पेटेबल विद द अदर ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स इनकम्पेटेबल विद अदर ब्रांड्स, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर भी खुद का है, जो है हार्डवेयर भी खुद का ही है एप्पल का। तो उस केस में आपने जनरली सुना होगा कि आईफोन में जो है हम ब्लूटूथ से कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका जो है आईट्यून्स एक अलग जो है प्लेटफॉर्म उनके लिए बना हुआ है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि किसी और के साथ ये कंपेटेबल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, राइजिंग डिमांड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, अभी अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं उनके पास में, क्योंकि जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनोवेशन के साथ में और ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, काफ़ी सारे चांसेस है। वैसे तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे उन्होंने फोकस किया है, अगर आपको मालूम हो तो जिसको हम एप्पल वॉच कहते हैं वो सबसे पहले सैमसंग से भी पहले जो है एप्पल ने लॉन्च किया हुआ था। थ्रेट क्या है, एलिवेटेड कंपटीशन, सबसे बड़ी जो थ्रेट है उनके पास में यह है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज की तारीख में एप्पल के पास स्टेटस के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई सी भी चीज़ ऐसी बची है कि जिसको वो बोल सकते हैं कि जैसे पहले जो है
एक बेंचमार्क हुआ करता था। आजकल मुझे नहीं लगता कि एप्पल जो है उसको बेंचमार्क माना जाता है। नेक्स्ट जो है राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो है उनको इनपुट की जो है कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई लगती है। अगर आपका प्रोडक्शन ही कॉस्टली होगा तो एंड यूज़र तक जो है गुड्स ऑलरेडी काफ़ी कॉस्टली होके ही पहुँचेगा। तो एप्पल टॉस मैट्रिक्स के अंदर जो है उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस हो तो SO WO ST और WT क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या है? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है स्ट्रेंथ टू कैपिटलाइज ऑन द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, यूज ब्रांड इमेज टू डाइवर्सिफाई एंड डेवलप पार्टनरशिप विद अदर ब्रांड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपेटिबिलिटी। उनको दूसरी ब्रांड्स के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाना चाहिए। वीकनेस क्या है? वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज, तो सबसे पहला है अट्रैक्ट मिडिल क्लास कस्टमर्स बाय रिड्यूसिंग प्राइस, फाइंड न्यू कस्टमर सेगमेंट एंड इंट्रोड्यूस। देखो जो मिडिल क्लास है वो उसके प्रोडक्ट को एफोर्ड नहीं कर सकता है, ये उनकी वीकनेस है। तो उसको वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करनी चाहिए? जो मिडिल क्लास कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करना चाहिए प्राइस कम करके। स्ट्रेंथ और थ्रेट क्या है? स्ट्रेंथ टू कॉम्बैट थ्रेट्स, कंट्रोल कॉस्ट टू बीट कंपटीशन। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको उनको कम करना चाहिए। वीकनेस और थ्रेट क्या है? तो उनकी वीकनेस और थ्रेट जो है एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज टू रिड्यूस कॉस्ट, इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटिवली प्राइस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी प्राइसिंग की बात करी है और जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेन है उसको भी साउंड करने की उन्होंने बात करी है। इसके बाद में जो है नाइकी की बात करी है कि आप जानते होंगे कि स्पोर्ट्स वेयर में जो है नाइकी का एक बहुत बड़ा नाम है। स्पोर्ट शूज़ हो गया, स्पोर्ट टी शर्ट हो गए, तो उसके अंदर जो है नाइकी का जो है ब्रांड इमेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाइकी जो है उसके पास अभी 127 फैक्ट्रीज है 15 कंट्रीज़ के अंदर, तो 15 देशों के अंदर 127 फैक्ट्री है। और जो नाइकी जो है वो 1967 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था और उसको बेस्ट स्पोर्ट्स शू का ब्रांड माना जाता है और स्पोर्ट्स अपैरल के लिए। अपार्ट फ्रॉम a strong image and a marketing leading position, the brand image is also known for its excellent marketing capabilities. It is focused on product innovation and extending its international presence. However, US is still the largest market. More points in the brief SWOT analysis is below. तो यहाँ पर जो है नाइकी के लिए सबसे बड़ा मार्केट आज की तारीख में यूएस में ही है। दैट मीन्स यूएस में सबसे ज़्यादा लोग जो है नाइकी के प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें उन्होंने उसका टॉस एनालिसिस आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि नाइकी की स्ट्रेंथ क्या है। तो नाइकी की जो स्ट्रेंथ है वो है ब्रांड इमेज, काफ़ी अच्छी ब्रांड इमेज है उनकी। एक्सीलेंट मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इंटरनेशनल प्रेजेंस, ह्यूज वेल मैनेज सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपको मालूम होगा कि बहुत छोटी छोटी जगह पे भी जो है नाइकी के शोरूम्स है। वीकनेस क्या है? ओवर डिपेंडेंस ऑन द यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस में जो है उनके कस्टमर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उनको यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। इंक्रीजिंग मार्केटिंग एंड ओवरहेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है उनके। और अगर मार्केटिंग एक्सपेंसेस अगर बहुत ज़्यादा है तो उनकी फिक्स कॉस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा हाई होगी। और अगर जहाँ पर फिक्स कॉस्ट हाई होती है तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो है वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कंसर्न नहीं होती है। जब सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तभी जो है फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पाएगी। अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटाइजेशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, उनको जो है सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए। एक्विजिशन, दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपांसन, यूएस से बाहर निकल के भी उनको अपना कस्टमर बेस डेवलप करना चाहिए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो बैकवर्ड कंट्रीज है उनके ऊपर भी उनको फोकस करने की जरूरत है। थ्रेट्स, स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर हर्टिंग अर्निंग्स। देखो यूएस डॉलर की कीमत ज़्यादा है तो उसकी वजह से, क्योंकि नाइकी का अगर प्रोडक्शन वहाँ से हो रहा है, मार्केटिंग कॉस्ट अगर वहाँ से हो रही है, तो जो है डॉलर जितना ज़्यादा कॉस्टली रहेगा उतने ज़्यादा नाइकी के प्रोडक्ट की जो है डिमांड कम होगी, क्योंकि जनरली उसकी प्राइस को हम कंपेयर करते हैं यूएस डॉलर्स में, और वो भी ज़्यादातर डिपेंडेंट है अपने यूएस के कस्टमर्स के ऊपर। तो इस वजह से जो है डॉलर्स का कम होना बहुत ही ज़्यादा, डॉलर्स कम होगा तो ही नाइकी को फ़ायदा होगा, डॉलर्स की वैल्यू कम होगी तो। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव प्रेशर, नाइकी के पास भी जो है बहुत बड़ा कंपटीशन है, और नाइकी का अगर हम सबसे बड़ा कंपटीशन अगर हम माने तो वो है आदिदास और रिबॉक। आदिदास और रिबॉक जो है वो उसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर उन दोनों के साथ उनको कंपटीशन करना पड़ेगा। ग्रोइंग एचआर एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड हायर लीगल प्रेशर,
अब देखो यहाँ पर लीगल प्रेशर उन्होंने डिस्कस नहीं किया है कि लीगल प्रेशर किस तरीके से हो सकता है, बट जनरली जो है हर एक प्रोडक्शन की एक एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, तो उस एनवायरमेंट कॉस्ट के चलते जो है उनके ऊपर लीगल प्रेशर हो सकता है। अब उसका जो है हम टॉस एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो इन्वेस्ट मोर इन द डिजिटाइजेशन द प्रोडक्ट इनोवेशन, ये उनके लिए स्ट्रेंथ है। रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं उनके पास, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उसका डिजिटाइजेशन करें। एक्सप्लोर इन एशियन मार्केट, और यहाँ पर जो है उनको एशिया में, क्योंकि देखो एशिया में जनरली पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो उनको इस मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जहाँ पर जो है जीडीपी का रेट जो है वो कम है, फॉरेन करेंसी जो है वो कॉस्टली है, और इस वजह से जो है जो मिडिल क्लास जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाता है और नाइकी का जो है कस्टमर बेस कम हो जाता है। WO वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो किस वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए। एक्सपांड फास्टर इन इंटरनेशनल मार्केट बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन US मार्केट, US मार्केट के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखना चाहिए। ST स्ट्रेंथ और थ्रेट क्या है, तो यहाँ पर जो है मार्केटिंग और इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए और जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। कीप इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी कम खर्चा करना पड़ता है। WT वीकनेस और थ्रेट्स क्या है। रिड्यूस वीकनेस इज टू अवॉइड थ्रेट, टू इन्वेस्ट मोर इन मार्केटिंग एंड ग्रो इट्स ब्रांड फास्टर। उसके लिए ज़रूरी है कि जो है मार्केटिंग कॉस्ट कम करके भी जो है ब्रांड को आगे बढ़ाए। नेक्स्ट केस लो जो दिया हुआ है यहाँ पर वो पेप्सी का दिया हुआ है, टॉस मैट्रिक्स ऑफ पेप्सी। तो टॉस मैट्रिक्स ऑफ पेप्सी के अंदर जो है उन्होंने अलग अलग WTO, WO, ST और SO एनालिसिस जो है यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम WT एनालिसिस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले WT एनालिसिस, पेप्सी का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव डार्क साइड था वो था पेप्सी का टेस्ट। पेप्सी के टेस्ट में ये कंप्लेन थी कि पीने वाले को ऐसा लगता था, इतना ज़्यादा डार्क टेस्ट था। कॉक की कंपैरिजन में, कोको कोला की कंपैरिजन में पेप्सी का टेस्ट ऐसा था कि पीने वाले को ऐसा लगता था कि वो कोई जो है इंटॉक्सिकेटेड, दैट मीन्स कि कोई जहरीला पदार्थ वो पी रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स जो है उनको आती थी। तो जो टेस्ट जो है वो सबसे बड़ी वीकनेस थी। इसके अलावा जो है उन्होंने 1 कैलोरी प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था वो भी उनके लिए एक वीकनेस बन गई थी, क्योंकि 1 कैलोरी प्रोडक्ट का जो है कस्टमर बेस अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी जो है वो कम होने लगी थी। पाकिस्तान में जो है पेप्सी की फ्रेंचाइजी जिसके पास थी वो एक ऑपोजिशन का लीडर था, और पेप्सी के उनके साथ में जो ज़्यादा रिलेशन थे तो वो उनकी पेप्सी की इमेज को ख़राब कर रहे थे। इसके पीछे का रीज़न है, कोई भी फेयर बिजनेसमैन जो है उसका अगर पॉलिटिशियन के साथ अगर बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं तो उस पर्टिकुलर ब्रांड की इमेज जो है वो रप्चर होती है, दैट मीन्स डैमेज होती है। तो यहाँ पर पेप्सी के लिए ये भी एक नेगेटिविटी में चला गया कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के साथ में अच्छे रिलेशन होना पेप्सी के लिए जो है वो नेगेटिव प्रूव हुआ। इसके बाद में जो है WO एनालिसिस, तो किस तरीके से वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पेप्सी के साथ क्या हुआ। वो इंसिडेंट उन्होंने बताया है कि जब 1996 में जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ तो पेप्सी को ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, ICC की ओर से पेप्सी को ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। तो अब जो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी तो उस टाइम पे जब उन्होंने मार्केटिंग चलाया, जब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, तो उसके अंदर उन्होंने एक टैगलाइन ऐड करी, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। दैट मीन्स उनका कहने का मतलब ये था कि अगर उनके जो कंपटीटर है कोको कोला ने तो जो है ICC को पैसे दिए हैं उनकी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, पर हमने कोई पैसे नहीं दिए हैं। तो इस वीकनेस को, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, ये उनकी वीकनेस थी, पर इस वीकनेस को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया ये स्लोगन देके, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। इसके अलावा जो है उनकी एक वीकनेस ये भी है कि उनको रूरल एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया था। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी है कि आज के टाइम में, क्योंकि क्या होता है कि टीवी के कारण हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो रूरल एरिया तक भी जाता है। तो यहाँ पर पेप्सी के लिए भी ज़रूरी था कि वो रूरल एरिया के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा जो है पेप्सी ने गारमेंट्स का प्रोडक्शन शुरू किया था। वो गारमेंट्स जो है स्पेसिफिकली स्पोर्ट्समैन के लिए, जैसे अगर कोई क्रिकेटर जो है पेप्सी के गारमेंट्स पहनता है तो उसके ऊपर जो है क्रिकेटर के नाम के साथ पेप्सी भी लिखा हुआ होना चाहिए। पर पेप्सी ने उस बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और उसकी वजह से जो है पेप्सी को वहाँ पर लॉस हुआ।
इसके अलावा जो है पेप्सी का जो बैलेंस शीट था उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कैश फ्लो का, क्योंकि उनका जो कैश का जो आउटफ्लो था वो बहुत ही ज़्यादा था, एक्सपेंसेस बहुत ही हाई थे। तो ये भी जो है उनके लिए जो है एक वीकनेस थी। पर अगर वो चाहे तो मार्केटिंग पे ज़्यादा कॉस्ट जो है इंक्रीज करके वो अपनी सेल्स बढ़ा सकते थे। इस तरीके से वो अपनी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते थे। उसके बाद में जो है एसटी एनालिसिस। तो एसटी एनालिसिस में जो सबसे पहला पॉइंट था ये है कि पेप्सी की प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा थी, खास करके कोक की कंपैरिजन में, क्योंकि कोको कोला जो है, कोको कोला और पेप्सी का जो राइवलरी है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं। और ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है कोको कोला की प्रोडक्ट रेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, जबकि पेप्सी की जो प्रोडक्ट रेंज जो है वो सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट तक ही थी। तो उस वजह से जो है यहाँ पर भी पेप्सी को थ्रेट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो है कोको कोला के पास जो है नॉन कार्बोनेट सब्सटीट्यूट्स भी थे, जैसे कि जूसिस और टी ब्रांड्स, जैसे ग्रीन टी वगैरह जो आती है उसके अंदर जो है कोको कोला का काफ़ी अच्छा फुट होल्ड था। और कोको कोला और पेप्सी की जो राइवलरी है वो मोर देन 100 ईयर्स, 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। पेप्सी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, इस वजह से जो है उसके ऊपर इंस्टेबिलिटी, हर एक कंट्रीज़ की जो है, हर एक नेशंस की पॉलिटिकल सिचुएशंस डिफरेंट होती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्ट बिजनेस को भी इंस्टेबल करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था पेप्सी का इंस्टेबल होने का। पेप्सी के पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, पर ये उसके लिए जो है पॉजिटिव के बदले नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर आई, क्योंकि उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना, उसके लिए मैन पावर मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रूव हो रहा था। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट था। उसके अलावा जो है कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स, वायरसेस एंड हैकर्स, ये इन सभी ने भी पेप्सी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। बार बार प्रोग्राम हैक हो जाना या तो जो है सिस्टम में वायरस आ जाना, इन सारी वजह से भी जो है पेप्सी काफ़ी जो है थ्रेट फील कर रही थी। और इसके अलावा जो है कंटिन्यूस एफर्ट टू रिसर्च ट्रेंड्स एंड रीइंफोर्स क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा करना, ये भी पेप्सी के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ, क्योंकि कोको कोला की कंपैरिजन में प्रोडक्ट को लॉन्च करना और प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना, उसके जितनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना पेप्सी के लिए काफ़ी कॉस्टली प्रूव हो रहा था। इसके बाद में जो है एसओ एनालिसिस। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ में जैसा कि अभी बोला कि इसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त नेटवर्क था पेप्सी के पास, तो इसके लिए उनको यूज़ करना चाहिए इंटरनेट प्रमोशन सच एज बैनर एड्स एंड कीवर्ड्स कैन इंक्रीज देयर सेल्स। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के थ्रू या तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पेप्सी को अपनी सेल्स बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ानी चाहिए, जैसा कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस में पेप्सी फूड्स, पेप्सी रेस्टोरेंट्स और जो है अलग अलग कस्टमर बेस को भी उनको ज़्यादा फोकस में लेना चाहिए। पेप्सी इज़ ऑल्सो ए रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेप्सी की रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी थी, इसलिए जो है पेप्सी को हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकती है। और जैसे कि पेप्सी अपने प्रोडक्ट को जो है टोक्यो की एक लेबोरेटरी में टेस्ट करवाती थी, तो पेप्सी को जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसके साथ लेबल में जो है उस टेस्ट का अगर सर्टिफिकेट अगर पेप्सी शो कर देती है तो ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करना, ये भी जो है पेप्सी के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम साबित हुआ। इसका रीज़न है कि इनिशियली जब हम ऐसे बेवरेजेस की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर जो है फिल्म स्टार और जो है स्पोर्ट्स स्टार को ही एज ए सेलिब्रिटी जो है मार्केटिंग एजेंट वो यूज़ करते हैं, तो वो भी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो था आज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चैप्टर जो है उसके ऊपर, उसका जो सेकंड पार्ट जो है मैं इसके बाद वाले वीडियो में दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि मेरी वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि मैं ICSI के स्टडी मटेरियल को फॉलो करता हूँ। तो खास करके ऐसे टाइम में कि जब आपकी एग्ज़ाम में हार्डली 1 महीना या 1.5 महीने जितना कम समय बाकी रह गया है, तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपको काफ़ी यूज़फुल प्रूव होंगे। आपको मालूम होगा मैं कभी भी किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, पर जैसा कि आप जान गए होंगे कि जो मेरे जो वीडियो है वो ICSI के स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग और बाकी सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरी जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मेरा पर्पज़ जो है व्यूअर्स बढ़ाने का या तो जो है व्यूज़ बढ़ाने का नहीं है,
मेरा मेन पर्पज़ ये है कि जिनको एक्चुअल नीड्स है, जो ICSI स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके, ये मेरी नीड्स है। थैंक यू वेरी मच।